नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप क्लास में नए हैं या आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं को, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद हमने कल देखा था मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज को। आज हम देखने वाले हैं नव पाषाण यानी नियोलिथिक एज को। दोस्तों, हमारी वीडियो हो सकता है कि आपको थोड़ी लेंदी लगे और ये भी हो सकता हो कि आपको लगे कि बहुत डीप पढ़ा रहे हैं। हम डीप कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लें। एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, फिर फैक्ट्स जो हैं जब आप पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे, तो वो अपने आप उस स्ट्रक्चर में चले जाएंगे जिस स्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया तकनीकी में परिवर्तन। पाषाण काल की सभी अवस्थाओं में हमने तकनीकी परिवर्तन देखा। अब जैसे ही आप किसी बुक में पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में जो है वो माइक्रोलिथ्स यूज किए जाते थे, तो आपको अब माइक्रोलिथ्स जब जैसे ही नाम सुनेंगे, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो याद आ जाएगा और वो फैक्ट्स जो है वो आसानी से उस स्ट्रक्चर में फिट हो जाएगा। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है। दूसरा, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो बेस है वो यही है। यहाँ से तैयार होगा पूरा हड़प्पा सभ्यता का बेस। तो इसको अगर आप काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो को ज़रूर देखा करिए। एक बार अगर आपने बढ़िया से देख लिया तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आपको नव पाषाण काल को बताने से पहले एक बार मध्य पाषाण काल को जल्दी जल्दी रिवाइज करा दें, ताकि वो कॉन्सेप्ट फिर से आपको याद आ जाए। उसके बाद हम जब पढ़ाएं तो वो तुरंत आप उसको समझ सकें। तो हम जैसे देखिए कल बताए थे आपको मध्य पाषाण काल में ये मध्य पाषाण काल, इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था जलवायु। तो मध्य पाषाण काल में आपको पता है कि जलवायु जो है वो होलोसीन थी, यानी हिमयुग का अंत हो चुका था और एक नई प्रकार की जलवायु जो थी वो होलोसीन युग का आरंभ हो चुका था। इसमें क्या थे, इसमें वर्षा की मात्रा ज़्यादा, गर्मी बढ़ गई थी और वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने लगी थी। इससे जो जंतु थे वो किस टाइप के होने लगे, ज़्यादातर शाकाहारी और तेज भागने वाले जंतुओं या जीवों की संख्या में वृद्धि हुई। जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अब इनका शिकार करना है तो आदिमानव को अपने क्या करना पड़ेगा, तकनीक में परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो आदिमानव है वो अपनी तकनीक में परिवर्तन लाता है और तकनीक में परिवर्तन लाने के फल मतलब तरीकों में वो क्या करता है, पहले बनाता है सूक्ष्म पाषाण औजार। सूक्ष्म पाषाण औजार, इसमें हमने आपको बताया था त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, फिर अर्धचंद्राकार, ये औजार इसके थे। और भी बहुत सारे औजार थे, लेकिन इस तरह के औजार इसने सूक्ष्म पाषाण औजारों में बनाया। वहीं दूसरी तरफ प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी विकास किया। इसमें क्या था, तीर कमान और मत्स्य भाला का विकास किया। तो आपको पता है कि जब जानवर छोटे होंगे और तेज भागने वाले होंगे तो उनको छोटे औजारों से ही मारा जा सकता है, इसलिए इन्होंने अपने औजार को छोटा किया, सूक्ष्म पाषाण औजारों में परिवर्तित कर दिया। जबकि मत्स्य भाले का प्रयोग किया गया मछलियों का शिकार करने के लिए, जो कि पानी में रहती थी, और तीर कमान का
जानवरों के साथ साथ पक्षियों का भी शिकार करने के लिए इसका विकास किया गया था। तो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले सूक्ष्म पाषाण औजार और प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास किया गया। इसके बाद देखते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन, चूंकि जीविकोपार्जन कैसे हो रहा था, जैसे उच्च पूरा पाषाण काल में चल रहा था ठीक वैसे यहाँ भी चलेगा। तो क्या था, शिकार, खाद्य संग्रह, यहाँ पे मत्स्य का शिकार भी शुरू हो जाएगा, यानी मछलियों का भी शिकार होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी काल में मछलियों का शिकार आदि मानव करेगा। तो ये जीविकोपार्जन के साधन थे, जैसे उच्च पूरा पाषाण काल में या मध्य पूरा पाषाण काल में आपने देखा था, ठीक वैसे ही यहाँ भी है। उसके बाद आता है सामाजिक जीवन, कि मध्य पाषाण काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन देखते हैं। सामाजिक जीवन में अभी कोई अधिशेष उत्पादन आ नहीं रहा था, तो सामाजिक जीवन भी लगभग वैसा ही था, लेकिन उसमें परिवर्तन धीरे धीरे आ गया था। परिवर्तन, परिवार की संकल्पना विकसित हो चुकी थी, संकल्पना विकसित हो चुकी थी, यानी यहाँ परिवार अस्तित्व में आ चुका था। साथ ही समाधान प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, यानी समाधान भी हो रहे थे। उसके बाद समाधान के बाद आता है नियमित अस्थाई जीवन की शुरुआत। अस्थाई जीवन की शुरुआत, यहाँ से अस्थाई जीवन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आग का सीमित प्रयोग भी देखने को मिलता है। आग का सीमित प्रयोग भी देखने को मिलता है। ये तो था इनका सामाजिक जीवन। समाधान के हमने आपको बताया ही था, महादहा, सराय नाहर राय और दमदमा, यहाँ से बहुत सारे समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो इस टाइप से इनका सामाजिक जीवन चल रहा था। फिर उसके बाद था सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन, तो सांस्कृतिक जीवन में इन्होंने क्या किया, एक तो प्रकृति पूजा करते थे, यानी प्रकृति पूजा का आरंभ हो चुका था, प्रकृति पूजा का यहाँ पे। और अंत्येष्टि क्रिया का भी आरंभ हो चुका था। और ये दोनों जो हैं इनकी धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो इस तरह से इनका सांस्कृतिक जीवन प्रकृति पूजा का प्रारंभ हो चुका था और वहीं अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ हो चुका था, जो पारलौकिक जीवन, यानी यहाँ के जो आदिमानव थे मध्य पाषाण काल के, वो पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखने लगे थे, यानी आफ्टर लाइफ में, कि जीवन के बाद का भी जीवन होता है। और उसके लिए वो क्या करते थे कि लोगों के कब्रों में शव को दफनाते समय जरूरत की चीज़ों को भी रखा करते थे। तो इस तरह से हमने मध्य पाषाण काल को पूरा देखा था कल, इसलिए हमने आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताया। अब इसके बाद हम आते हैं नवपाषाण काल पे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6000 बीसी से 3500 बीसी के बीच में माना जाता है। लगभग यही है। कई किताबों में अलग अलग, आर एस शर्मा में कुछ अलग मिलेगा, उपेंद्र सिंह में कुछ अलग मिलेगा, लेकिन आप ऐसे मान सकते हैं कि 6000 बीसी से 3500 बीसी के आसपास इसका रहा होगा। तो जैसे हमने सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को ही देखा है सभी अवस्थाओं में, तो यहाँ भी हम जलवायु परिवर्तन को ही देखेंगे। अब जलवायु परिवर्तन में क्या था कि जैसी जलवायु मध्य पाषाण काल में थी वैसी ही जलवायु यहाँ पे भी थी। हिमयुग का अंत हो चुका था और होलोसीन युग अपने अस्तित्व में था। वातावरण गर्म एवं नम था, वातावरण गर्म एवं गर्मी थी और नमी भी थी। वर्षा की मात्रा भी हो रही थी, जो कृषि के लिए काफी अनुकूल था। यानी ये जो जलवायु थी वो कृषि के लिए काफी अनुकूल थी। साथ ही घास एवं जंगलों का भी विस्तार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये सब जो
हो रहा था, तो दूसरी तरफ शाकाहारी और छोटे जानवरों का भी तेजी से विकास हो रहा था। शाकाहारी और छोटे जानवरों का। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के, इसलिए मानव क्या करेगा, अपने पाषाण उपकरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाएगा। यानी एक तरफ कृषि के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो दूसरी तरफ शाकाहारी जंतुओं की संख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब अगर आदि मानव को अपनी तकनीक में परिवर्तन लाना है, तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कि हमें अगर कृषि करना है तो कृषि उपकरण भी चाहिए, शिकार करना है तो शिकार के उपकरण भी चाहिए। इसीलिए वो अपनी तकनीक में क्या करेगा, अब परिवर्तन लाएगा। तो देखते हैं कि तकनीक में क्या परिवर्तन लाता है। तो अब वो तकनीक में परिवर्तन करते हुए वो दो टाइप के उपकरण बनाएगा, एक कृषि उपकरण तो दूसरा शिकार के उपकरण। लेकिन ये दोनों जो उपकरण होंगे वो पॉलिशदार उपकरणों का, मतलब वो पॉलिशदार उपकरण बनाएगा। पॉलिशदार का मतलब होता है कि कोई उपकरण बनाए और उन्हें घिस घिस के पत्थरों पे एकदम चमका देना, उसी को कहा जाता है पॉलिशदार उपकरण। तो ये जो प्रक्रिया देखने को मिलेगी वो आपको नवपाषाण काल में ही देखने को मिलेगी। यानी नवपाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अब ये दो टाइप के उपकरण बनाएगा, एक कृषि उपकरण और दूसरा शिकार के लिए उपकरण। कृषि के लिए कौन कौन से उपकरण बनाता है, तो हंसिया बनाता है, खुरपी बनाता है और कुल्हाड़ी बनाता है। कुल्हाड़ी जो नवपाषाण का सबसे महत्वपूर्ण पाषाण उपकरण माना जाता है। नवपाषाण काल का अगर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पूछा जाए तो आप कुल्हाड़ी बताएंगे। कुल्हाड़ी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। कुल्हाड़ी की विशेषता क्या थी कि ये अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो बनावट थी वो अलग अलग थी। तो इसके आधार पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में इसकी बनावट कैसी थी। तो हमने इसको मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, ये जो है वो दक्षिण भारत का है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्वोत्तर भारत का। इन तीनों क्षेत्रों में जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की विशेषता अलग अलग है। पश्चिमोत्तर भारत में जो कुल्हाड़ी है वो वक्राकार कुल्हाड़ी पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि वक्राकार कुल्हाड़ी कुछ ऐसे ही पाई गई है, यानी ऐसी ही वहाँ पे बनती थी पश्चिमोत्तर भारत में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पश्चिमोत्तर भारत में किस टाइप की कुल्हाड़ी पाई जाती थी, तो आप बता सकते हैं कि वक्राकार कुल्हाड़ी। लेकिन अगर ये पूछ दे कि मान लीजिए मेहरगढ़ में या बुर्ज होम में या गुफकराल में किस प्रकार की कुल्हाड़ी पाई जाती थी, तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ना पड़ेगा कि जो मेहरगढ़ है या गुफकराल है या बुरझोम जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में। तो पश्चिमोत्तर भारत में वक्राकार कुल्हाड़ी पाई जाती है, इसका मतलब कि मेहरगढ़ में या गुफकराल में या बुरझोम में भी वक्राकार कुल्हाड़ी पाई जाती रही होंगी। इस तरह से आपको जोड़ के पढ़ना है। फिर आएंगे पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत में जो कुल्हाड़ी थी वो आयताकार दस्ता लगा होता था, यानी कुल्हाड़ी आयताकार थी और उसकी जो मतलब हत्था था वो भी क्या होता था, आयताकार होता था। फिर वहीं आएंगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो कुल्हाड़ी होती थी वो अंडाकार कुल्हाड़ी थी, उसका हत्था जो होता था वो नुकीला होता था। ये आप देख पा रहे होंगे अंडाकार कुल्हाड़ी। तो अंडाकार कुल्हाड़ी जो है वो दक्षिण भारत में पाई जाती थी, आयताकार पूर्वोत्तर भारत में और वक्राकार पश्चिमोत्तर भारत में। तो ये कुल्हाड़ी की विशेषता थी। कुल्हाड़ी की विशेषता हमने इसलिए बताई क्योंकि कुल्हाड़ी जो है वो नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिकार हेतु उपकरण बनाए गए। तो शिकार हेतु उपकरण तो जो मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे वही उपकरण बस पॉलिश कर दिए गए, चमका दिए गए, जैसे तीर कमान, भाले और सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो ये सारे उपकरण पहले भी थे और अब भी विद्यमान रहेंगे, और इनसे क्या होगा, आदिमानव जो है वो शिकार करेगा। तो ये तो थी इनकी तकनीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या आएगा, जीविकोपार्जन। अब इनका जीविकोपार्जन कैसे होगा, चूंकि मानव अब उपभोक्ता से उत्पादक बन चुका था। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हमने निम्न पूरा पाषाण काल और मतलब पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं में जो मानव था वो कैसा बना रहा, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, वो शिकार भी करता था और खाद्य संग्रह का भी कार्य करता था। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते अब वो क्या करने लगेगा, खेती करने लगेगा। यानी अब वो
कृषि कार्य में संलिप्त हो जाएगा। अब वो उपभोक्ता से क्या बन जाएगा, उत्पादक बन जाएगा। तो चूंकि मानव अब उपभोक्ता से उत्पादक बन चुका था, ये पहली अवस्था है या नवपाषाण काल वह अवस्था है जिसमें मानव जो है उपभोक्ता से उत्पादक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए शिकार एवं खाद्य संग्रह गौड़ हो गया। अब शिकार और खाद्य संग्रह जो कि उसका मेन जीविका के साधन हुआ करते थे, अब वो एक तरह से सहायक साधन हो गए, जबकि मेन जो जीविका के साधन थे अब वो हो गए कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन जो है वो जीविका के मुख्य साधन हो गए। ये चीज इतनी समझ में आ गई होगी आपको। अब इनकी देख लेते हैं विशेषता। विशेषता हम किसकी देखेंगे, कृषि की और पशुपालन और शिकार की। तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, देखिए हमने यहीं पे लिखा हुआ है। हालांकि ये जो साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़, कुलिया और भी जगहों से मिलते हैं, लेकिन हमने केवल एक एक दो स्थल लिखे हैं कि ताकि आपको आंसर भी लिखना रहे तो आपको सारा चीज एक जगह मिल जाए, कि अगर कृषि के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसके साक्ष्य भी साथ में हम मेंशन करते जाएं कि कृषि जो है, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ और कोल्डियावा से मिलते हैं। कृषि में किस किस चीज की कृषि हो रही थी, तो उस समय गेहूं, जौ, बाजरा और चावल, इनकी कृषि हो रही थी। अच्छा, कृषि की शुरुआत हुई कैसे होगी? कृषि की शुरुआत कुछ इसी टाइप से हुई होगी कि आदिमानव जो है वो धीरे धीरे अस्थायी बस्तियां बसाकर रहने लगा होगा और अपने चारों तरफ क्या कर देता होगा, जो भी अनाज कंदमूल इकट्ठा करता था वो आसपास जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर बिखेर देता होगा, और वो धीरे धीरे क्या होता होगा, अगर वो एक फसल के रूप में परिवर्तित हो गई तो वो ध्यान देने लगा और उन बीजों को धीरे धीरे क्या करने लगा, वो मतलब उसको फैलाने लगा। और फिर जब उसे फैलाने लगा तो उसे लगा कि ये तो फसल है, और उसको धीरे धीरे कृषि का क्या हुआ होगा, ज्ञान हुआ होगा। कुछ ऐसे ही कृषि की शुरुआत हुई होगी। तो अब कृषि को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन थे उस टाइम? तो कृषि को प्रेरित करने वाले जो कारक थे उसमें था जलवायु, सबसे महत्वपूर्ण कारक। अगर जलवायु अनुकूल नहीं होती तो कृषि नहीं हो पाती। साथ में पशुपालन। पशुपालन कैसे कृषि को प्रेरित कर रहा था? देखिए, पशुओं को जरूरत थी चारा की, और अगर हम कृषि करते तो कृषि का जो अवशिष्ट होता है उससे चारे की व्यवस्था हो जाती, तो पशुओं का काम चल जाता और पशुओं को हम खेती में यूज कर लेते, मड़ाई गुड़ाई में, तो इससे खेती का काम चल जाता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, पशुपालन कृषि को तो कृषि पशुपालन को। फिर कृषि उपकरणों ने, जब कृषि उपकरण बने तो फसल को काटना, चीरना फाड़ना आसान हो गया, तो इसलिए कृषि और भी आसान हो गई और कृषि का विस्तार बहुत तेजी से इस काल में हुआ। तो ये तो थी कृषि की विशेषताएं। फिर आते हैं पशुपालन पे। पशुपालन के साक्ष्य आप देख सकते हैं मेहरगढ़ और बुर्जहोम और गुफकराल। मेहरगढ़, बुर्जहोम और गुफकराल से मिलते हैं, और भी जगहों से मिले हैं लेकिन हमने इतने स्थानों को मेंशन किया है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि पशुओं में कौन कौन से हैं, तो गाय हैं, बैल हैं, भेड़ है, बकरी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इतनों को दिखाया है। अब ये पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या था, इनके लाभ क्या थे? तो पशुओं को पालने से हमें दूध की प्राप्ति हो सकती थी, मांस की प्राप्ति हो सकती थी, और साथ ही साथ इन पशुओं का हम खेती में भी प्रयोग कर सकते थे। तो हमें ट्रिपल फायदे थे इनसे, पशुपालन से। फिर इसके बाद आता है शिकार। शिकार तो पहले से ही चला आ रहा है, तो शिकार यहाँ भी होता रहेगा अभी, तो शिकार जारी रहेगा। साथ ही साथ मछली का भी शिकार कर रहे थे, यानी मछली भी लोग बड़े पैमाने पे मार रहे थे। अब इनसे होगा क्या? देखिए, कृषि शुरू हो गई, पशुपालन शुरू हो गया, शिकार तो चल ही रहा है। इनसे ये हुआ कि जो आदि मानव था, जो अब धीरे धीरे मानव की ओर अग्रसर हो रहा था, आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर था, अब इन चीजों से, कृषि से, पशुपालन से, शिकार से, इनसे क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन आने लगा। अधिशेष उत्पादन कैसे आने लगा? देखिए, भोजन के विकल्प यहाँ बढ़ गए। पहले आदिमानव केवल खाद्य संग्रह और शिकार करके ही किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था, तो अधिशेष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या हो गया, कृषि शुरू हो गई, पशुपालन शुरू हो गया, साथ में शिकार चल ही रहा है, तो इससे समाज में अब क्या होने लगा, अधिशेष उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन आया। सरप्लस प्रोडक्शन ने अब क्या किया होगा, सामाजिक स्तरीकरण का काम किया होगा, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब कि समाज में जिनके पास ज्यादा अधिशेष आ रहा होगा
वो थोड़े ज़्यादा संपन्न हो रहे होंगे, जिनके पास कम आ रहा होगा वो थोड़े कम। तो इससे अमीर और गरीब का एक तरह से अंतर देखने को मिलता होगा, यानी समाज धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब विभाजित हो रहा था। जो हमने आपको बताया कि जो समाज पहले बैंड सोसाइटी था, अब वो समाज धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाज में असमानता आ रही थी और वो धीरे धीरे संपन्नता और विपन्नता में विभाजित हो रहा था। तो ये हुआ। अब इसके बाद आता है सामाजिक जीवन। सामाजिक संरचना किस टाइप की थी नवपाषाण काल में, वो देख लेते हैं हम। देखिए, सामाजिक संरचना, चूंकि मध्य पाषाण काल में ही विकसित परिवार की संकल्पना हमने देखी थी कि मध्य पाषाण काल में जो परिवार था उसकी परिकल्पना विकसित हो चुकी थी, यानी परिवार अस्तित्व में आ चुका था। नव पाषाण काल तक आते आते जो परिवार था वो संयुक्त परिवार और कुल में परिवर्तित हो रहा था, यानी बहुत मजबूती से वो संयुक्त परिवार और कुल के रूप में विकसित हो रहा था। इससे हुआ क्या कि परिवार एक सामाजिक इकाई बन चुका था, यानी ये परिवार जो है वो समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुका है, जिससे आगे चल के गाँव का निर्माण होता है, यानी गाँव बने और गाँव से धीरे धीरे अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ। इसके साक्ष्य आप देख सकते हैं अस्थायी बस्तियों के, कि अस्थायी बस्तियों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़, कोल्डी हवा और महागरा से। और भी जगहों से मिले हैं, लेकिन हमने आपको 3 प्लेस यहाँ पे दिखाए हैं, मेहरगढ़, कोल्डी हवा और महागरा से। अस्थायी बस्तियों को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से थे, तो इनके जो प्रेरक कारक थे अस्थायी बस्तियों को प्रेरित करने वाले, वो थे पशुपालन। देखिए, पशुपालन कैसे प्रेरित कर रहा था अस्थायी बस्ती बसाने के लिए, क्योंकि जब जो मानव था वो पशु पालने लगा तो पशुओं को जरूरत थी चारा की, और चारे जो है वो अब खुद तो उगाता नहीं था, लेकिन जहाँ पे हरी हरी घासें थी वो वहाँ पे सामूहिक रूप से अपने पशुओं को लेके जाते और छोड़ देते वहाँ पे, और अपने झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ रहने लगते थे। फिर वहाँ से जब चारा खत्म हो जाता तो किसी और क्षेत्र में जाते। इस तरह से वो धीरे धीरे अस्थायी जीवन की क्या किए, अस्थायी बस्तियों की शुरुआत किए। फिर कृषि करना था तो एक जगह टिकना पड़ा, अगर एक जगह रुकेंगे तभी आप कृषि कर पाएंगे, इसलिए भी उनको अस्थायी बस्तियां बसाना पड़ा। तो अस्थायी बस्तियों को प्रेरित करने वाले कारक में पशुपालन और कृषि दोनों आ सकते हैं। उसके बाद जहाँ अब समाज में बहुत सारे, जैसे कृषि शुरू हो गई थी, पशुपालन हो गया था शुरू, फिर मृदभांड बनने लगे थे, तो धीरे धीरे समाज में क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन हो जाएगा। कुछ लोग खेती करेंगे तो कुछ लोग पशुपालन, कुछ लोग दोनों करेंगे, कुछ लोग मृदभांड निर्माण का कार्य करने लगे तो कुछ लोग बुनाई का कार्य करने लगे, क्योंकि यहाँ वस्त्र भी पाए जाएंगे नवपाषाण काल में, उनके साक्ष्य भी मिलेंगे कपास और ऊन के। तो इसका मतलब है कि बुनाई का काम चल रहा होगा। तो इसलिए धीरे धीरे समाज में क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन, यानी समाज अब हमारा बैंड सोसाइटी से विभाजित हो रहा था, कहीं आर्थिक स्थिति के आधार पे तो कहीं श्रम के आधार पे। तो अब इन सब के चलते निजी संपत्ति की भी भावना का विकास होगा कि ये संपत्ति हमारी है, जो हम कर रहे हैं ये काम हमारा है, इससे जो फायदा है वो हमारा है। इस टाइप की भावना का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। और इन सभी रीजन की वजह से सामाजिक असमानता आएगी। सामाजिक असमानता अधिशेष उत्पादन से भी आएगी, जिसने सामाजिक स्तरीकरण को जन्म दिया। अधिशेष उत्पादन से क्या आ जाएगा, समाज में अमीर और गरीब के बीच विभाजन होगा, जिससे संपन्न और गरीब के बीच, मतलब अब वही अमीर और गरीब के बीच विभाजन होगा, परंतु वर्ग विभाजन के साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं। ये बात मतलब ध्यान रखिएगा कि समाज में धीरे धीरे विभाजन हो रहा था, लेकिन परंतु वर्ग विभाजन अभी देखने को नहीं मिलता है, इसके साक्ष्य अभी कहीं से नहीं मिले हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हम ये तो हो गई सामाजिक संरचना। अब इसके बाद हम आते हैं सांस्कृतिक जीवन पे। तो नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक जीवन कैसा था ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक आस्था या धार्मिक विश्वास। आदिमानव का जो धार्मिक विश्वास था वो कैसा था। तो हमने आपको बताया कि कुछ पूरा मध्य पाषाण काल में ही प्रकृति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। वो प्रकृति पूजा यहाँ भी आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे प्रकृति के रूप में सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी आदि का
लोग क्या करने लगे, पूजा करने लगे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था पृथ्वी की पूजा करना। पृथ्वी को लोग उर्वरता की देवी के रूप में समझते थे कि पृथ्वी जो है वो उर्वरता की देवी है, इनसे हमें उत्पादन हो रहा है। जैसे हम हमें अभी भी आप देखने को आपको देखने को मिलेगा कि जब फसल उगाई जाती है और काटी जाती है उसके पहले थोड़ा मतलब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं। तो वो स्थिति यहाँ से शुरू हो गई थी। आपको नवपाषाण काल से ही देखने को मिलती है कि लोग अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए या उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए वो मातृ देवी को मतलब पूजने लगे कि मातृ देवी ही हमारी उर्वरता की देवी है, इन्हीं के चलते हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है। तो उर्वरता की देवी के रूप में उन्हें किसकी पूजा करनी शुरू कर दी, मातृ देवी की। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। मातृ देवी को ही मदर गॉडेस कहा जाता है इंग्लिश में, ये ध्यान रखिएगा। फिर मृतकों को दफनाने की प्रथा, धार्मिक विश्वास में एक ये भी है मृतकों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत तो मध्यकाल में ही हो चुकी थी। मृतकों को दफनाने की प्रथा भी मध्यकाल से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन यहाँ मृतकों के साथ कब्र में पाषाण औजार, भोजन और आभूषण भी दफनाए जाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल के मानव को पारलौकिक जीवन में अटूट विश्वास था। उन्हें पारलौकिक जीवन में बहुत ही मतलब विश्वास था। उन्हें ये लगता था कि आफ्टर लाइफ भी है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम से और क्या क्या मिला है, तो साथ ही यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पशुपालन जो है वो हो रहा था नवपाषाण काल में, तो पशुपालन का ये साक्ष्य आप दे सकते हैं कि बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। कुत्ते को आप पालतू बनाए होंगे तभी तो दफनाए होंगे। वहीं गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले बुर्ज होम से। साथ में इधर देख रहे हैं कि आप यहाँ मृतकों के साथ कब्र में पाषाण औजार, भोजन और आभूषण भी साथ में दफनाए जाते थे। जो आभूषण थे वो कहीं कहीं मिट्टी के बने हुए पाए गए किसी किसी कब्र में, और किसी किसी कब्र में पत्थर के हुए बने पाए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पत्थर के बने आभूषण थे जिस समय, वो काफी ठीक ठाक घर के रहा होगा, या मतलब उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रही होगी, वो संपन्न परिवार से रहा होगा व्यक्ति। और जिनके कब्र में मिट्टी के आभूषण पाए गए हैं वो गरीब फैमिली से रहा होगा या गरीब परिवार से रहा होगा। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज में धीरे धीरे विभाजन शुरू हो गया था। ये भी विभाजन का एक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये तो हो गया इनका धार्मिक विश्वास, प्रकृति की पूजा और मृतकों को दफनाने की प्रथा। फिर हम आते हैं मृदभांड निर्माण। सांस्कृतिक जीवन में मृदभांड निर्माण की कला से भी ये परिचित हो चुके थे नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल के मानव जो है मृदभांड निर्माण की कला से परिचित थे, और सर्वप्रथम इसी काल में चाक पर बने बर्तनों का निर्माण हो रहा था। नवपाषाण काल में ही चाक की खोज हुई और उस पर सबसे पहले बर्तन नवपाषाण काल में ही बनाए गए। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। वस्त्र एवं बुनाई की कला से भी परिचित थे नवपाषाण कालीन मानव। इस समय कपास और ऊन के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो ये कहा जा सकता है कि कपास और ऊन से वो क्या बनाते रहे होंगे, वस्त्र बनाते रहे होंगे और उनको पहनते रहे होंगे। तो ये तो था आपका सांस्कृतिक जीवन। तो हमने आपको ये पूरा बता दिया। अब बचा है इसमें इसके महत्वपूर्ण स्थल। पश्चिमोत्तर भारत में अवस्थित नवपाषाणकालीन स्थल, तो इनको भी देख लेते हैं स्थलों को। देखिए हमने मैप के माध्यम से आपको दर्शाने का पूरा प्रयास किया है कि ताकि आपको, अगर हमारा नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल इसमें मिलेगा, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने सबका सब इसमें दे रखा है कि मतलब आपको इसको पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता है कि कई सारी बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें लिख रखी है। और हमने बताया अभी कि इसका बेस जो है वो आर एस शर्मा है, फिर आर्य कंपटीशन की जो बुक आती है वो है, और वो भी ये किरण की जो बुक आती है। इन तीनों से हमने मटेरियल लिया है और इसमें डाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो नवपाषाणकालीन स्थल थे वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित थे। एक पश्चिमोत्तर के स्थल, तो दूसरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थल, और तीसरे दक्षिण भारत के स्थल। तो हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको। इसलिए हमने देखे केवल पश्चिमोत्तर भारत के भी बनाए हैं।
तो अब पहले हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गुफकराल। अब देख पा रहे होंगे मैप में, जम्मू कश्मीर में स्थित है गुफकराल, जो श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कृषि के भी और पशुपालन के। गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांडों की विविधता यहाँ पाई गई, यानी कई टाइप के मृद भांड पाए गए, और हड्डियों के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं गुफकराल से। तो ये चीज गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुम्हारों की गुफा। फिर दूसरा स्थल है, देख लीजिए, बुर्ज होम। ये भी श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ से हड्डी के उपकरण बने पाए गए हैं। साथ में गर्त निवास तथा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो है पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आप बता सकते हैं कि बुर्ज होम से मिले हुए हैं। और बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर आप देख सकते हैं ये जो तीसरा है बिंदु, अब हम आ गए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये है सरायखोला, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सरायखोला जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ से प्रारंभिक कृषि समुदाय की जानकारी मिलती है। साथ ही में पॉलिशदार कुल्हाड़ी एवं हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी मिलते हैं। पॉलिशदार कुल्हाड़ी एवं हस्त निर्मित मृदभांड। अब एक चीज बताइए आप, यहाँ पे सरायखोला में पॉलिशदार कुल्हाड़ी पाई गई है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कुल्हाड़ी का साइज कैसा रहा होगा? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा स्थल है किला तरकाई। ये देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान में किला तरकाई, लगभग उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है। किला तरकाई पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित है। यहाँ से पत्थर उपकरण बनाने का विशाल कारखाना मिला है। यहाँ से पाषाण औजार बनाने के विशाल कारखाना मिला है। यहाँ से मतलब कारखाना था पाषाण औजार बनाने का किला तरकाई में। फिर उसके बाद किला तरकाई के दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो ये स्थल है रहमान ढेरी। दक्षिण पश्चिम में रहमान ढेरी। रहमान ढेरी जो है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेरा इस्माइल खान के पास स्थित है। यहाँ 4000 बीसी में ही नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। ये सोचिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कि 6000 से 3500 बीसी के बीच में क्या था, नवपाषाण काल था, लेकिन यहाँ तो 4000 बीसी में ही नगरीकरण प्रारंभ हो गया है। मतलब ये नवपाषाण कालिक स्थल तो है, लेकिन वो काफी विकसित अवस्था में है। तो यहाँ से अब एक संकेत आपको मिल रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में भी यहाँ से धीरे धीरे इनपुट मिल रहे होंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता के विकास में ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो रहमान ढेरी जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेरा इस्माइल खान के पास स्थित है। यहाँ से 4000 बीसी में ही नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। फिर उसके बाद देखिए, हमने बताया ये क्या है, रहमान ढेरी। अब रहमान ढेरी से ठीक दक्षिण पूर्व में आप आएंगे तो जलीलपुर मिलेगा। जलीलपुर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से 6000 बीसी से लेके 4000 बीसी के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास, यानी जो यहाँ गांव बसा था, यानी जो बस्ती बसी थी, वो काफी समृद्ध थी। और उसका टाइम पीरियड था 6000 बीसी से लेके 4000 बीसी के बीच। फिर उसके बाद आएंगे आप नीचे, जिसने बाद में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार भी तैयार किया। और जलीलपुर बाद में क्या करता है, हड़प्पा सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर उसके बाद है कोटदीजी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से पत्थर की नींव पर आधारित मकान के साक्ष्य मिले हैं कोटदीजी से। फिर मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ का हमने लिखना भूल गया लग रहा है, मैं लिख दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के, एक सेकेंड, पाकिस्तान के बलूचिस्तान
प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया मेहरगढ़। फिर हम आते हैं कोटदीजी। तो कोटदीजी से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहाँ से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। तो ये तो हो गए सारे पश्चिमोत्तर सीमा के नवपाषाण कालिक स्थल। अब हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर के और दक्षिण भारत के। तो देखिए ये है पूर्वोत्तर के। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर में हम देखते हैं, ये पहला है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है चौपानी मांडो, जो हमने ऊपर लिखा है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो है बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से व्यवस्थित ग्रामवास का आरंभिक प्रमाण मिलता है। चौपानी मांडो से व्यवस्थित गांव का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ से विश्व में सर्वप्रथम विश्व में हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। विश्व में सबसे पहले यहीं पे हस्त निर्मित मृदभांड बनाए गए थे। उसके बाद ये देख रहे होंगे आप, ये चौपानी मांडो के ठीक उत्तर पश्चिम में है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा यह प्रयागराज में मेजा तहसील में बेलन नदी के किनारे स्थित है। कोल्डिहवा प्रयागराज में मेजा तहसील पड़ती है, उसमें बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से चावल की कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं कोल्डिहवा से। फिर देख सकते हैं कि कोल्डिहवा के दक्षिण पश्चिम में क्या है, महागरा है। कोल्डिहवा के ठीक दक्षिण पश्चिम में महागरा है। तो यह भी प्रयागराज में बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। फिर आप आते हैं इधर, देखते हैं ये उत्तर प्रदेश में लहुरा देव, ये इसकी स्थिति है लहुरा देव। तो लहुरा देव ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है और यहाँ से धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ थे, कोल्डिहवा था। लेकिन हाल ही के शोधों ने यह साबित किया है कि धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हैं, अब कोल्डिहवा ना होकर लहुरा देव है। तो ये हो गया लहुरा देव। यहाँ से रस्सी की छाप वाले लाल मृदभांड में मिले हैं। लहुरा देव से रस्सी की छाप वाले लाल मृदभांड में मिले हैं। चिरांद जो है, जो कि बिहार में है, ये देख पा रहे होंगे आप। चिरांद बिहार के सारण जिले में घाघरा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं चिरांद से। और उधर किस में मिले थे, बुरझोम से। फिर चिरांद के दक्षिण पूर्व में आप देख सकते हैं चेचर है। ये चेचर बिहार के वैशाली जिले में स्थित है और यहाँ से गेहूं, चावल तथा जौ के साक्ष्य मिले, जो कृषि को दर्शाता है। यानी चेचर से गेहूं, चावल और कृषि के साक्ष्य, गेहूं, चावल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फिर उसके बाद असम में आएंगे। तो असम में मराकडिला, सरुतरु और ड्योजल हेडिंग। इनका बस नाम याद रखिए कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में है। मराकडिला, सरुतरु और ड्योजल हेडिंग ये असम में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे, ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ पशुपालन से पूर्व कृषि का आरंभ हो चुका था। सोच लीजिए, यहाँ पशुपालन से पहले कृषि का आरंभ हुआ था नागार्जुन कोंडा में।
ये ध्यान रखिएगा। फिर तमिलनाडु के पयमपल्ली में देखते हैं, तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित, यहाँ से प्रथम प्रयुक्त फसल के रूप में रागी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो थी रागी। कहाँ पे? तमिलनाडु के पयमपल्ली में। फिर आते हैं हम इधर कर्नाटक में, तो कर्नाटक में देख लेते हैं। ये पहला स्थल है कोडेक्कल, कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। यहाँ से मृदभांड तथा मिट्टी के घर मिले हैं कोडेक्कल से। फिर ये वाला स्थल आप देख रहे होंगे, टेक्कलकोट या संगनकल्लू, कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में यहाँ के निवासी शव को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। यानी कर्नाटक के टेक्कलकोट या संगनकल्लू के जो निवासी थे, मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। फिर एक लास्ट स्थल बचा है बक्सरा। बक्सरा यह गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है। बक्सरा आप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है। यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियां पाई गई हैं। तो दोस्तों ये तो थे पूरे नवपाषाण कालिक स्थल जो हमने आपको बताया। ये दक्षिण भारत के स्थल हो गए, ये पूर्वी भारत के, और ये हो गए पश्चिमोत्तर भारत के। तो ये 3 क्षेत्रों में पाए गए थे नवपाषाण कालिक स्थल। हमने सारे स्थल बताए, उनकी विशेषताएं बताई। बाकी अब इस तरह से आपका जो पाषाण काल था वो आज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। साथ ही आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो कृपया उसके पहले की क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी आप जोड़ पाएंगे, बना पाएंगे और चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य है आपको ढंग से समझाना, ताकि एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपको बस एक एक बार रिवीजन करना हो और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएं। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊं। हो सकता है कि हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए 2-4 मिनट अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो मतलब इसको इग्नोर करिएगा और बाकी पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।